अच्छे दिन के ख्याली वादे करके 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे मोदी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा। 11 साल से गुरूर के सिंहासन पर विराजमान मोदी ने बीते रोज जब पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर में कदम रखा तो शायद उन्हें पुरानी बातें याद आ गई होंगी। जुलाई 2013 का वो दौर जब लोकसभा चुनाव की आहट के बीच आखिरी बार मोदी संघ की चौखट पर पहुंचे थे। फिर सत्ता मिलती चली गई तो न संघ याद रहा और न ही भागवत के शब्दों की कोई अहमियत रह गई। लेकिन अब जब मोदी दोबारा पहुंचे तो उन्हें उस ताकत की कमी महसूस जरूर हो रही होगी जिसके दम पर वो आरएसएस को भी ललकारने से पीछे नहीं हटे। लेकिन अब समय, हालात और जज्बात सब कुछ बदल चुका है। मोदी मैजिक ढलान पर है। सुनहरे सपने के बाद साहब की नींद टूट चुकी है। वो अब अच्छे से समझ चुके हैं कि संघ के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए उन्हें भागवत का दरबार याद आने लगा और वो पहुंच गए हाजिरी लगाने, क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा चारा बचा नहीं था। खास बात तो ये भी है कि नागपुर में संघ की शरण में पहुंचे मोदी 34 मिनट का भाषण देते हैं और करीब आधा वक्त वो आरएसएस की तारीफ में ही गुजार देते हैं। शायद ये एहसास दिलाने के लिए कि जो हुआ सो हुआ, आगे कृपा दृष्टि बनी रहे। सत्ता का नशा ही ऐसा है, बड़े से बड़ा शख्स खुद को खुदा मान बैठता है। ये स्वाभाविक मानवीय चरित्र है। हाँ, ये बात अलग है कि साहब खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते और कहते हैं कि मेरा भगवान से सीधा कनेक्शन है। अगर ऐसा था तो फिर देश को अब तक विश्वगुरु बन जाना चाहिए था। खैर, यहाँ सवाल ये उठता है कि मोदी ने इतना बड़ा यूटर्न मारा क्यों? क्या डगमगाती सत्ता की नाव ने ऐसा करने पर मजबूर किया या फिर वजह कुछ और है? हर कोई जान और समझ रहा है कि मोदी सरकार इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। एक तरफ विपक्ष सीटों के लिहाज से मजबूत हुआ है तो सरकार संगठन की बैसाखी पर है। हाल ये है कि नायडू कभी वक्फ के नाम पर धमकाते हैं तो कभी नीतीश कुमार लालाक दिखाते हैं। दोनों का साथ जरूरी भी है, लेकिन दोनों के नखरे साहब से सहे भी नहीं जा रहे। पर क्या करें, मजबूरी है। ऐसे में संघ ही हर मर्ज की दवा फिलहाल नजर आ रहा है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी और संघ चीफ मोहन भागवत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि साहब खुद से आगे किसी को चलने दे या फिर बराबरी में भी चलने दे। अपनी फुटेज में वो जगह बनाने दे किसी को, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, चेहरे के भाव को भी देखिए। हंसी मुस्कुराहट तो है, लेकिन भाव भंगिमा कुछ और ही नजर आ रही है। वो कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा लगता नहीं कि ये वही साहब हैं जिनके दम पर उछलते हुए पार्टी के अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के दौरान ये तक कह देते हैं कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं। शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। आपको याद होगा कि उस वक्त 400 पार का झंडा लिए बीजेपी वाले फिरते थे। हालांकि नतीजों ने ऐसे पंख कुतरे कि पार्टी के सारे तीरंदाज नेता जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। नतीजे देखकर भागवत भी समझ गए कि अकड़ निकालने का सही वक्त यहीं पर है। मणिपुर के हालातों पर चुप्पी तोड़ते हुए भागवत ने उस वक्त कहा था कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह तक रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर कब से सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहा था, पर सत्ता की धुन में न इस्तीफा हो पाया और न ही मोदी एक बार मणिपुर झांकने गए। वो तो अब तक नहीं गए हैं। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद भागवत के सुरों ने पहली बार भाजपाइयों को एहसास दिला दिया कि अब पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं। इसी का नतीजा था कि मजबूरन बीरेंद्र सिंह को दिल्ली बुलवाया गया, इस्तीफा लिखवाया गया और उनकी विदाई कर दी गई। अब ये लगने लगा है कि मोदी शाह जो अब तक संघ को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से सियासी घोड़ा दौड़ा रहे थे, उस पर अब मोहन भागवत को बैठा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे सियासी तौर पर कमजोरी है। हालात ये हैं कि साहब को मजबूरन नागपुर की दौड़ लगानी पड़ रही है। जो काम 11 सालों से नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बताना और दिखाना पड़ रहा है कि संघ की बदौलत हम हैं, हमारी बदौलत संघ नहीं। मोदी के मोदी बनने में संघ की बड़ी भूमिका रही है, ये हर कोई जानता है। लेकिन बेटा जब बाप को आंख दिखाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बेटे को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
शायद यही वजह है कि नागपुर पहुंचे मोदी को रिसीव करने के लिए मोहन भागवत नहीं पहुंचते। और तो और देवेंद्र फडणवीस मंच से ही साहब को याद दिलाते हैं कि वो एक स्वयंसेवक हैं और एक प्रचारक रहे हैं। आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही है। ये बयान मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच की खाई और उसके भरने की कोशिश के नतीजे के तौर पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ मोदी के इस दौरे को लेकर सियासी कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तो सनसनीखेज दावा करते हुए ये तक कह दिया है कि पीएम मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और उसका फैसला संघ करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी संघ फैसला करेगा। संजय राउत कह रहे हैं कि साफ दिख रहा है कि संघ जिसे चाहता है वो बीजेपी अध्यक्ष पद पर आएगा। 10 साल बाद मोदी का नागपुर जाकर सरसंघ चालक से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। मेरी जानकारी है, ये संजय राउत कह रहे हैं कि पिछले 10 से 11 सालों में मोदी जी कभी वहां नहीं गए। इस बार मोदी जी बताने के लिए गए थे कि वो मोहन भागवत जी से कहने जा रहे हैं कि वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अब 2 बातें हैं जो मैंने आरएसएस के बारे में समझी हैं। ये बयान संजय राउत का है। वो पहला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है और दूसरा, अब मोदी जी का समय खत्म हो चुका है और वो देश में बदलाव चाहते हैं। संजय राउत की बातें भले ही सियासी तौर पर मजे लेने के लिए हो सकती हैं, तंज के लिए हो सकती हैं, लेकिन ये बातें झुटलाई तो नहीं जा सकती कि मोदी शाह के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी सरकार को चलाना हो गया है। वक्फ जैसे बिल पर सरकार को अपने ही लोगों ने घेर लिया है। रस्सी पर ज्यादा तनाव दिया तो टूटने का भी खतरा है। हालात अच्छे नहीं हैं। शायद यही वजह है कि साहब संघ के आगे नतमस्तक हैं। क्या आपको भी लगता है कि मोदी भागवत के आगे झुक गए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में यस लिखना ना भूलें।